नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी, जो डेली की इकोनॉमिक बुलेटिन है, उनको हम जोड़-जाड़ कर देखते हैं, उनका हमारे और आपके रोज़मर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ता है, वो आने वाले समय को कैसे प्रभावित करती हैं वो खबरें और उन पर क्या-क्या बातें हो सकती हैं, क्या-क्या किया जा सकता है। ये सब हम खर्चा पानी में डिस्कस करते हैं। कैसे हैं अंशुमान जी? जी, बहुत अच्छे और बहुत-बहुत स्वागत खर्चा पानी में आप सबका एक दिन के गैप के बाद और जी। बजट हमारे बिल्कुल करीब है और बहुत सारे आंकड़े, नंबर, सूचनाएँ, खबरें हमारे ऊपर बरस रही हैं हुँ, जिसमें से 2-3 चीज़ें हम चुनकर लाए हैं जो हमारे खर्चा पानी को प्रभावित करेंगी। जी। और पहली खबर और सबसे बड़ी खबर जो इस समय की है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आईएमएफ का एक प्रोजेक्शन आया है, भारत के जीडीपी को लेकर। उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन जो है 8% के आसपास 8% दर्ज की है और ये लगभग-लगभग उस संख्या के आसपास है जितना कॉन्ट्रैक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया था, 7.7% के हाँ, आसपास। तो ये लगभग-लगभग भारत हाँ। के आंकड़े के आसपास थोड़ा जाता है और इस चीज़ में कुछ अच्छी बातें भी हैं इस रिपोर्ट में, भारत के लिए कुछ सुखद खबर भी है इसमें कहें तो। उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है अगले फाइनेंशियल ईयर में जो 2021 से 22 तक का होगा, वो 11.5% की ग्रोथ उन्होंने जीडीपी में रिकॉर्ड की है और फिर लेकिन एक और वहाँ पे एक डिक्लाइन आता है जहाँ पे वो 2022 से 23 वाले सेक्टर में वो साढ़े लगभग 6.8% पौने 7% के आसपास की ही ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंशुमान जी, पहली टिप्पणी। आप ये जो आंकड़े हमारे पास है इन्हें हमारे लिए समझना ज़रूरी है। इस साल इस आंकड़े का क्या मतलब है, अगले साल के आंकड़े का क्या मतलब और उसके बाद का मतलब क्यों है? हमारे पास अब 3 बड़े आकलन मौजूद हैं सिद्धांत। पहला भारत सरकार के सीएसओ का आंकड़ा है, जिसने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% सिकुड़ जाएगी। यानी कि पिछले साल जितना उत्पादन हुआ था, उससे करीब-करीब 7% से 8% उत्पादन कम होगा। अगर आप इसे एब्सोल्यूट नंबर्स में समझना चाहें तो भारत का आर्थिक उत्पादन 193 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, 193-94 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, जो पिछले साल 203-204 के आसपास रहा था। प्रतिशत में एक आंकड़ा आईएमएफ का है जो इससे कहीं आगे जाता है, लगभग 10% का कॉन्ट्रेक्शन बताता है, यानी 9.6 उसका वर्ल्ड बैंक का 9.6% का, और आईएमएफ ने हमें 8% बताया है। इसके अलावा इक्रा, क्रिसिल और बहुत सारी एजेंसियों के आंकड़े भी इसी के पास हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल करीब-करीब 9% 8 से 9% के गड्ढे में नीचे पड़ी दिखाई देगी जब हम साल खत्म करेंगे और वहां से हमें अपना सफर आगे शुरू करना पड़ेगा। हम अगले साल पर जाएं, इससे पहले सिद्धांत हमें समझे कि इस आंकड़े का हमारे लिए मतलब क्या है और क्यों हमारे खर्चा पानी को और बजट को प्रभावित करने वाला है। भारत में जितने भी आकलन होते हैं जिस तरीके के, वो सब जीडीपी को आधार बनाकर किए जाते हैं। यानी जीडीपी हमारा बेसिक डिनोमिनेटर है। फिस्कल डेफिसिट कितना होगा वो जीडीपी के अनुपात में होगा, टैक्स कलेक्शन कितना होगा वो जीडीपी के अनुपात में होगा, भारत में इनकम कितनी बढ़ेगी वो जीडीपी के अनुपात में बढ़ेगी। तो जब आपका जो बुनियादी पैमाना है वो जब सिकुड़ कर नीचे आ जाए या जितना उत्पादन आप करते हैं उससे नीचे चले आए तो सारे के सारे आंकड़े बदल जाते हैं। और इसलिए जब बजट इस बार हमारे सामने आएगा तो हमें बजट के आंकड़ों को पढ़ने में और समझने में पिछले तरीकों से बिल्कुल अलग ढंग से देखना और समझना पड़ेगा। जैसे जब पिछला बजट आया था उस समय किसी कोई आशंका नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा था कि भारत का जीडीपी इस साल 9% 9.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो अगर पिछले साल के बजट में राजकोषीय घाटा 3.5% है तो इस आप मान के चलिए जब डिनोमिनेटर ही नीचे हो गया तो भारत का राजकोषीय घाटा दोगुना हो जाएगा। इसलिए ये पूरी की पूरी गणित जीडीपी का कॉन्ट्रैक्ट होना या सिकुड़ना या उत्पादन पिछले साल से कम होना, बढ़ना तो अलग की चीज है, पिछले साल से कम हो जाना कई सारी चीजों को प्रभावित करेगा। इस साल सरकार के सारे राजस्व के आकलन उल्टे हो जाएंगे क्योंकि जब जीडीपी नहीं बढ़ा तो सरकार का टैक्स कैसे बढ़ेगा। और इसलिए इस बात की चर्चा लगातार चल रही है कि सरकार नए टैक्स लगाने जा रही है, कोरोना सेस लगाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी, जिस पर हम खर्चा पानी में चर्चा करते रहे हैं। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में 5-6-7% की ग्रोथ होती है तब सरकार के राजस्व में 7-8-9% की ग्रोथ आती है। जब हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो टैक्स का कलेक्शन कैसे होगा। और बाकी जितने और भी विकास के आंकड़े हैं, खर्च के, खपत के, मांग के, वो सब इस साल बदल जाने वाले हैं। और इसलिए जब इस साल के आंकड़ों को आप देखें तो किसी भी तरह से इस भ्रम में न रहे कि ये सामान्य बजट या सामान्य आंकड़े होने वाले हैं। तो ये तो पहली समझ है इसकी। और इसलिए इस साल के बजट में जो भी प्रस्ताव किए जाएंगे वो उतने विश्वसनीय नहीं हो पाएंगे
क्योंकि अगला साल और भी कंफ्यूजिंग होने वाला है। अगला साल क्यों कंफ्यूजिंग होने वाला है? आईएमएफ ने अगले साल 11.5% की ग्रोथ रेट की बात कही, और 11.5% की ग्रोथ रेट बेस इफेक्ट पर है। यानी आप इस साल करीब 10% के गड्ढे में हैं और अगले साल आप 11% ग्रो करेंगे तो आप केवल 1.5% की ग्रोथ लेकर आएंगे। 10 मंजिल तो आप चढ़कर नीचे आएंगे, शून्य पे आएंगे फिर आप। फिर सतह पर आप आएंगे और फिर उसके बाद वहां से ऊपर सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर हम मान के चलें कि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 9% भी रहती है, -9% भी रहती है, और अगले साल 11.5% रहती है, तो वास्तविक ग्रोथ केवल 2 से 2.5% के आसपास होगी। इसलिए जो उसके बाद का आंकड़ा है, यानी जो 22-23 का आंकड़ा है, वो वास्तविक विश्वसनीय आंकड़ा है, क्योंकि तब तक हम बेस इफेक्ट से गुजर कर आगे आ जाएंगे और तब हमें देख पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस मंदी से उबरकर अवस्था खड़ी कहां होती है। 5% ग्रोथ पर खड़ी होती है, ग्रोथ पर, रिकवरी पर नहीं, ग्रोथ पर खड़ी होती है, 6.5% की ग्रोथ पर खड़ी होती है। इसलिए सफर लंबा है। तो जब तक हम उस गड्ढे से निकलकर समतल पर, और समतल के बाद कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ना पहुंच जाए, तब तक सारे आंकड़े बहुत गड्ढमड्ढ और बहुत उलझे हुए रहेंगे। और इस पूरी व्यवस्था के दौर में जो 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होंगी, हमारी आय, हमारी इनकम, हमारी नौकरियां, हमारा रोजगार, हमारी खपत कितनी बढ़ती है, और सरकार का राजस्व उस अनुपात में कितना बढ़ता है, इसके आधार पर निर्भर होगा। और इसलिए जीडीपी के इन आंकड़ों की रोशनी में बजट को देखिएगा तो पिछले साल के आंकड़ों को वैसा न समझिएगा जैसे कि आंकड़े 2019 या 2019 के 20 के बजट में आए थे। इस बार के आंकड़ों में जो बेसिक डिनोमिनेटर है, जो बेसिक आधार है, वही सिकुड़ गया है, तो बाकी सारी चीजें उसी अनुपात में और ज्यादा खराब दिखाई देंगी या खराब होती नजर आएंगी। हाँ, यानी असल आईने की जो असल तस्वीर है हमारी, वो 2022 से 23 में दिखाई देगी, 22-23 में, हाँ, क्योंकि इसलिए वो अगर हमारी आप, असल ग्रोथ है। हाँ, अगर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वास्तविक रूप से कुछ पता चल पाएगा कि हमने कितना गंवाया, कितना बचाया, हम कहाँ आके खड़े हुए, तो ये इसके लिए हमें 22-23 का इंतजार करना पड़ेगा। 22-23 में जाकर वास्तविक तस्वीर साफ होगी, चीजें बेहतर हो जाती हैं। अगले साल कोई और डिस्ट्रक्शन आता है, कोई चैलेंज आता है, तो कहना मुश्किल है। इसलिए अभी के जो साल हैं, ये धैर्य ट्रांजिशन के वर्ष हैं, और इनका सीधा मतलब हमारे लिए है कि जब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की मशीन, जो हर साल मान लीजिए 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी, वो अगर 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है, और उससे निकलने वाली ऊर्जा से देश भी बढ़ता है और सरकार का बजट भी बढ़ता है, तो उसमें नया ईंधन डालने के लिए सरकार को टैक्सेस की जरूरत होगी। और इसलिए इस बजट में टैक्स को लेकर काफी सारी आशंकाएं और संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। ओके, अंशुमान जी, दूसरी खबर पे चलते हैं हम लोग आज की। और दूसरी खबर टैक्स से जुड़ी हुई है। मतलब हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि बजट में टैक्स का एक नया स्ट्रक्चर, नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। और हमारे पास एक खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की, और कई जगहों पे आ चुकी है अब तो वो खबर। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ग्रीन टैक्स को ओके कर दिया है। ग्रीन टैक्स उन गाड़ियों पर लगाया जाएगा जो 8 साल या 8 साल से ज्यादा पुरानी है। और मैं उसके अलावा कई सारी चीजें पढ़ रहा था, तो दे वांट पीपल टू बाय न्यू व्हीकल्स। वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा ज्यादा नए वाहन खरीदें। मतलब कई जगहों पे एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि लोग ज्यादा वाहन खरीदें, अन्यथा रोड टैक्स का 10 से 25% तक ग्रीन टैक्स के रूप में वसूला जाएगा लोगों से। और भारत की बहुत सारी बड़ी जनसंख्या है सर, कि जो 20-20 साल पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल करती है। ये ग्रीन टैक्स एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शुरुआत है। फिर वही कहूंगा कि इस समय इसका सही नहीं है। इसकी शुरुआत भी उसी संदर्भ में हो रही है जिस पर अभी हम कुछ सेकंड पहले चर्चा कर रहे थे। सरकार को टैक्स चाहिए, और टैक्स लगाने के कई सारे और रास्ते सीमित हो चुके हैं, तो ग्रीन टैक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये उचित है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले वाहन या पुरानी आयु के वाहनों को डिसकंटिन्यू किया जाए, डिस्करेज किया जाए। लेकिन इस समय इसका पर्पस क्या है? इस समय पर्पस यह है कि कहीं से किसी भी रास्ते से अतिरिक्त टैक्स आ सके। ऐसा नहीं, भारत में ग्रीन टैक्स पहली बार नहीं है। कोयले के ऊपर एक ग्रीन एनर्जी सेस पहले से लगा हुआ है, जो पहले से लगाया जा चुका है। वाहनों पर इस टैक्स का क्या असर होंगे? पहले तो टैक्स की दर काफी ज्यादा है, 10 से 25% तक का टैक्स रोड टैक्स का लगेगा। तो यानी आपकी गाड़ी पर जो टैक्स लगता है, वो गाड़ी की मेक और उसके इंजन और राज्यों की अलग अलग नियमों के हिसाब से लगता है। दूसरी चीज ये है कि इसके जरिए लोगों को अगर लोग नई गाड़ी खरीदने की स्थिति में नहीं होते और हैं, मंदी या बेकारी की स्थिति में, और पुरानी गाड़ियां चलाना चाहते हैं, तो इनके मेंटेनेंस की कॉस्ट, उसे रखने की कॉस्ट और उसके टैक्सेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी।
स्वाभाविक सी बात है कि ये फैसला नई कार कंपनियों को प्रोत्साहन देगा। हमें ये टैक्स आने के बाद इसको राज्यों को भेजा गया है, राज्यों से इस पे हाँ, विचार विमर्श करना कंसल्टेशन जरूरी किया है। जाएगा। और लगभग अंशुमान जी हाँ 1 विचार साल का समय भी लिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से नोटिफाई करने की बात हो रही है। हाँ, इसे राज्यों को भेजा गया, राज्य अपने स्तर पर इस फैसले को अपनी सहमति देंगे। लेकिन इससे जो नई कार कंपनियां हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि लोग कहेंगे जब इतना टैक्स लगना है तो हम पुरानी कार बेचें और नई कार की तरफ जाएं। लेकिन टैक्सेशन हमेशा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अच्छे लगते हैं। गिरती हुई, टूटती हुई अर्थव्यवस्था में हमेशा टैक्सेशन लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों की खपत को पे असर डालते हैं, एक चीज। दूसरी चीज है कि भारत में जो इस तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, सिद्धांत में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। हमने अलग अलग पर्पज से लगाए टैक्सेस को देखा है, सरकार इस टैक्स का इस्तेमाल क्या करे। हमने ग्रीन एनर्जी सेस के नाम पर कोयले पर टैक्स लगते देखा, हमने स्वच्छता के नाम पर स्वच्छता सेस लगते देखा, हमने किसान कल्याण के नाम पर, कृषि के नाम पर टैक्स लगते देखा, हमने एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर सेस और टैक्स लगते देखे। पर जब सीएजी उनका हिसाब हमारे सामने रखती है तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ खर्च हुआ है पैसा। वो जाकर सरकार के टोटल बजट की जो किटी है उसमें जाकर शामिल हो जाता है। जो डेडिकेटेड टैक्सेस हैं, दो तरीके के टैक्सेस हैं, एक जनरल टैक्सेस हैं जो खपत पर लगते हैं, वो आप सरकार अपने खर्चे में ले जा सकती। पर जब आप डेडिकेटेड टैक्स लगा रहे हो सेक्टर किसी वाइज। एक पर्पस से, कि हम अगर ग्रीन एनर्जी के लिए, अगर हम पर्यावरण को प्रदूषण से रोकने के लिए टैक्स लगा रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो बताए इस टैक्स से उसने प्रदूषण रोकने के उपाय क्या किए, उसने कहां पर निवेश किया, कौन सी ऐसी तकनीकें लाकर लोगों को उपलब्ध कराई जिसके लिए उन्होंने टैक्स दिया और उनका सांस लेना, उनको साफ पानी मिलना, उनको साफ हवा मिलने की सुविधा मिली। और इसलिए ये सारे टैक्स केवल अलग अलग तरीकों से राजस्व बढ़ाने के रास्तों के तौर पर तो सामने आते हैं, पर इनके लगाए जाने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती। एजुकेशन सेस पर हम लंबी बात कर चुके हैं, इतने साल से लग रहा है, पर शिक्षा का खर्च तो नहीं बढ़ा, वही रखा हुआ। हेल्थ सेस लगा हुआ पर उससे हेल्थ पर खर्च नहीं बढ़ा। तो हमें देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। तात्कालिक तौर पर यह लगता है कि अगले साल से सरकार इसके सहारे ठीक ठाक राजस्व जुटाने की कोशिश करेगी। और हम देख चुके हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग पहले से ही चल रही है। नए प्रदूषण के नॉर्म आ गए हैं, नई गाड़ियां, पुरानी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, बहुत सारी कंपनियों ने डीजल की कारें बनाना बंद कर दिया है। ये उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक बड़ा शेकअप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगले 6 महीने से साल भर में दिखाई देगा इस टैक्स के बाद। हाँ, बहुत सारे सेक्टर्स को इससे एग्जेम्प्ट भी किया गया है, खबरें बता रही हैं। बहुत सारे सेक्टर्स को नहीं देंगे, किसानों को नहीं देना होगा, ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों को नहीं देना होगा, हाँ, ट्रांसपोर्ट। सरकारी वाहनों को नहीं देना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इससे बाहर रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर तो इंडिया में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अंशुमान जी एक तरह से ये भी तो लगता है ना कि सरकार को, मतलब ठीक है अगर टैक्स लगाती है सरकार, ठीक है, ये एक वर्ग को बाहर रख के ये बात सुनी भी जा सकती है। मेरा इस रिस्क पे ये बात बोल रहा हूँ कि सर एक समय ऐसा भी तो है कि अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी अगर एक टैक्स से भी आती है तो उस जिम्मेदारी को भी थोड़ा सा रोल आउट किया जाए। जरूरी है। और लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात है कि ग्रीन टैक्सेस दुनिया में बहुत जगह लगते हैं, पर वो ग्रीन टैक्सेस का इस्तेमाल सरकारें बताती हैं हाँ, कि टैक्स हमने वो ग्रीन लगाइए, टैक्स। टैक्स का किया क्या आपने ये बताइए, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। ये महत्वपूर्ण है। भारत में टैक्सेशन का पूरा सिस्टम ओपेक और अपारदर्शी है। लोग टैक्स तो देते ही हैं और नहीं देंगे जाएंगे, हाँ मजबूर है टैक्स देने के लिए, टैक्स लगाया जाए तो उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन एक पारदर्शी लोकतांत्रिक वित्तीय व्यवस्था में ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार ये बताए कि आपने जिस पर्पज से टैक्स लिया उस टैक्स का इस्तेमाल कहाँ किया। लोग तो वैसे ही धुआं झेल रहे हैं पूरे देश में दिल्ली में लोगों का दम घुटता है, पूरा उत्तर भारत गहरे प्रदूषण की चपेट में है। तो प्रदूषण कम करने के जो बड़े उपाय हैं, जो प्रमुख उपाय हैं, वहां पर पैसा खर्च जरूर होना चाहिए। और जब इस तरीके के ग्रीन टैक्स आएंगे तो इस पर बहस जरूर शुरू हो। जाहिर सी बात है। और सरकारें आपसे टैक्स वसूलती हैं तो टैक्स के बजाय आपको सुविधाएं क्या मिलती हैं, इसको लेकर सवाल तो जरूर पूछने चाहिए। अंशुमान जी अगली खबर हाउ घरों से जुड़ी हुई है और समय कम है इसलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं इसको। घर खरीदने जाते हैं, भारत में कई सारे लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं और आरबीआई ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनियों पे कि हाउसिंग लोन्स पे। और ये उन बंदिशों को देखकर लग रहा है कि बहुत सारे छोटे प्लेयर्स जो हैं इस पूरे गेम से, घरों के लिए लोन देने के गेम से बाहर हो जाएंगे अंशुमान जी। रिजर्व बैंक ने भी प्रत्यक्ष रूप से वहीं पर रिजर्व
बैंक का एक डिस्कशन पेपर आया पिछले हफ्ते जो एनबीएफसी की कार्यप्रणाली को लेकर था, और उसमें ये ऑब्वियसली। निर्धारित किया गया कि ये सुझाव दिया गया कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन्हें हाउसिंग सेक्टर में और रियल एस्टेट में निवेश करने या लोन लेने की सीमाएं तय की जाए। दरअसल पिछले 5-6 साल 7 साल में भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसी ने बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट को फाइनेंस किया है कई तरह से। बिल्डर्स को फाइनेंस किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को फाइनेंस किया है, लैंड एक्विजिशन को भी फाइनेंस किया है, और छोटे और जो ग्राहक हैं उनको उन्हें भी इन बैंक कंपनियों ने हाँ, पैसे अल्टीमेटली दिए, वो ग्राहक कुछ के लोगों पास ही के घूम लोगों कर आता है वो पूरा। मकान खरीदे। हाँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का एक बड़ा हिस्सा है, पर जो पिछले 3-4 साल में इंडिया में बैंक्रप्सीज आई हैं एनबीएफसी, एक के बाद एक बड़ी एनबीएफसी कोलैप्स हुई, और उसमें बड़ा बबल हमें रियल एस्टेट में बनता दिखाई दिया। उसको देखते हुए रिजर्व बैंक एक नए तरीके का रेगुलेशन सिस्टम ला रहा है, प्रपोज कर रहा है, जिससे बड़ी एनबीएफसीज को, जिनका 10 बिलियन रुपीस के आसपास का एसेट साइज होगा, उससे छोटी कंपनियों को रियल एस्टेट में फाइनेंस करने की छूट नहीं दी जाएगी। इंडिया रेटिंग का एक स्टडी बताती है कि भारत में करीब करीब 9,400 एनबीएफसीज हैं और 100 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। इनमें से केवल 200 एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी हैं जो इस $10 बिलियन की एसेट के लेवल को क्रॉस कर पाएंगी। यानी भारत में अगर ये आरबीआई का ये फैसला नियम के तौर पर या प्रस्ताव नियम के तौर पर सामने आता है, तो बड़े पैमाने पर हाउसिंग क्रेडिट के मार्केट में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आएगा। एक बड़े पैमाने पर जो पूंजी या क्रेडिट एनबीएफसी के जरिए हाउसिंग सेक्टर को जा रहा था वो कम होता जाएगा, और बहुत ही सिलेक्टिव और बड़ी कंपनियां बैंकों से कंपटीशन करके एनबीएफसी के तौर पर लोन देंगी। इसका असर आने वाले समय में हाउसिंग की डिमांड पर जरूर पड़ेगा। पर यहाँ नोटबंदी के बाद से दुविधा वो है। सेक्टर वैसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित दिखा था। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ दुविधा है। यहाँ दुविधा ये है कि आरबीआई का कहना यह है कि छोटी-छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां खतरनाक या रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको लोन देती हैं, और बाद में वो पैसा डूब जाता है, एनबीएफसी डूब जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि केवल जो ताकतवर, बड़ी और मजबूत, के पास अच्छा कैपिटल बेस है, वही कंपनियां रियल एस्टेट के बिजनेस को फाइनेंस करना शुरू करें। ये भी एक डिस्ट्रप्शन है। ये नियम लागू होने के बाद आप देखेंगे कि फिर केवल बाजार में बैंक और कुछ बड़ी एनबीएफसीज बचेंगी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगी। अभी इस पूरे फैसले के सारे आयाम खुलकर सामने नहीं आए हैं, बजट के बाद हमें ये स्पष्ट होगा। लेकिन हाउसिंग मार्केट जो है वो पूरा इंडिया का हाउसिंग मार्केट 90% क्रेडिट ओरिएंटेड है, क्रेडिट पे चलता है, उधार के जरिए ही मकान लोग खरीदते हैं। तो इससे बाजार में उधार और पूंजी की कमी जरूर होगी, लेकिन इसका फायदा हमें ये मिलेगा कि एनबीएफसी मजबूत और ताकतवर इन्वेस्टर्स बाजार में रहेंगी। एनबीएफसी जो रियल एस्टेट में पैसा लगाकर डूब रही हैं, उनमें कुछ कमी आएगी। पर ये बड़ा डिस्ट्रप्शन है। इसका असर दो तरीके से हमारे सामने आएगा। इसका असर जो हमारे खर्चा पानी पर आएगा, जो अंतिम बात समझना जरूरी है, कि हाउसिंग लोन के बाजार में जो ब्याज दरों का कंपटीशन था वो कम हो जाएगा। यानी आप अगर एक बैंक से लोन लेते थे और अगर आपको वो 0.5% ज्यादा लोन देता था, और एक एनबीएफसी जो थी वो ज्यादा रिस्क लेकर आपको 1% सस्ता लोन दे देती थी, तो वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। बाजार में एक स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा जिसमें कि बैंक और एनबीएफसी मिलकर एक सॉलिड निश्चित बैंड में आपको लोन देंगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको मकान लेना है, तो ये बेहतर समय है, कर्ज इस समय ले लीजिए। जैसा कि हमने पिछली बार भी खर्चा पानी में डिस्कस किया था कि आने वाले समय में आपको मकान, कार, इन सब के लिए कर्ज के को लेकर थोड़ी सी उलझनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, उसमें अब बैंक बहुत ज्यादा कर्ज में रियायत देने की स्थिति में नहीं होंगे, एनबीएफसी तो बिल्कुल नहीं। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। अगर आवाज थोड़ी खराब आई हो मेरी या अंशुमान जी की तो माफ करिएगा। हम अब ऑफिस आने लगे हैं, बजट का सेशन आ रहा है, धीरे धीरे जाना पड़ता है। नया एपिसोड कल आएगा नई खबरों के साथ, फिर से मिलेंगे हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सवाल, सुझाव और अपनी आलोचनाएं, शिकायतें सब कुछ लिख मारिए। मैं हूं सिद्धांत, साथ में अंशुमान जी। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।